बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस होने जा रही हैं। कौन मैदान मारेगा, कौन सी पार्टी मैदान मारेगी, सब अपनी अपनी कोशिशें, अपनी अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं। इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो यंग जनरेशन है, या हम देखते हैं सोशल मीडिया है, वहाँ पर कैंपेन उनकी बहुत अच्छी जा रही है और तेज़ी के साथ जा रही है। और मुख्तलिफ सर्वेज़ भी आ रहे हैं कि पीटीआई अपना मैदान मारने में कामयाब होगी। जब से इमरान खान साहब को बिहाइंड दी बाइल्स भेजा गया है, फिर उनके बाद कुछ सजाएँ हैं, तो जैसे जैसे देखा जा रहा है कि वो सिंपैथीज उनकी तरफ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी पार्टी जो हैं वो इन्हीं एलिगेशंस का फ़ायदा उठाते हुए, इन्हीं ट्रायल्स का फ़ायदा उठाते हुए, अपना मैदान क्लियर समझते हुए, अपने आप को क्लियर समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन में इस वक्त लीड करेंगे। तो हमने समझना ये है कि ये कैसे लीड करेंगे, कैसे ये जो अभी ट्रायल कोर्ट्स के फैसले आए हैं, इसका फ़ायदा या नुकसान किस पार्टी को होगा। इसके साथ साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और शफाफ इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा किस पर आयद होती है। इसमें 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें निगरान हुकूमत है, ख़ुद इलेक्शन कमीशन है, सिक्योरिटी इदारे हैं, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ वोटर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं। तो इन सब ने मिलकर किस तरीके से इलेक्शंस को कामयाब बनाना है, इन तमाम हवालों से तजावीज़ भी लेंगे, इनको समझने की भी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अफजल खान जदून, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी बार एसोसिएशन से तशरीफ़ लाई हैं, जबकि इनके साथ मौजूद हैं शहनाज राजा, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले सर आपसे ही मैं समझना चाहूँगा इस हवाले से कि इस वक्त जो इलेक्शंस की सूरत हाल है पाकिस्तान में, भी 8 फरवरी को इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने के जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसमें देखें, अब गुज़श्ता जो हम अदवार में हम देखते रहें, बेसिकली डिपेंड करता है कि किस पार्टी को किस वार्ड से, किस इलेक्शन पोलिंग ऑफिस से या किसी भी इलेक्शन सेंटर से किसको फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब देखा जाता है कि किसी के अगेंस्ट खुदा ना खास्ता कोई रिज़ल्ट आ रहा है, वहाँ से दूसरी पार्टी जो होती है, कमज़ोर पार्टी, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती है, कोई ना कोई ऐसी वहाँ पे शरारत करती है जिसका नुकसान उन्हें होता है और फ़ायदा दूसरों को होता है। इसमें सबसे पहले ज़िम्मेदारी ये है कि हमें अपने वोटर को समझाना होगा। जो भी पार्टी जहाँ पे भी वो मजबूत है, तो उन्हें चाहिए कि वोटर को समझाएं कि अगर दूसरी साइड से कोई बदअमनी फैलाना भी चाह रहा है या कोई शरपसंदी करना चाह रहा है, तो आपकी कामयाबी इसी में है कि फौरी तौर पर उसको नाकाम बनाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी वजह से अगर थोड़ी देर भी अगर पोलिंग रुक गई तो नुकसान उसी पार्टी का होगा जो वहाँ पे प्रिवेल कर रही है। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स को जो है वो समझाएं, एजुकेट करें वहाँ पे कि अगर जहाँ पे हमें हमारी मजबूती है, वहाँ पे पोजीशन ठीक है, तो खुदा ना खास्ता हमारे किसी भी वजह से, कोई भी नक्शेमन की वजह से दूसरी पार्टी को फायदा हो सकता है। प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि अब तक जितने जलसे हुए या सोशल मीडिया कैंपेन हुई है, क्या किसी सियासी जमात ने इस हवाले से वर्क किया है, अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको ट्रेन किया है, इस हवाले से ब्रीफिंग दी है? आप समझते हैं प्रैक्टिकल वर्क हुआ या सिर्फ उस जज्बात और जुनून और नारेबाजी सिखाई है? अच्छा, बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस मामले में तमाम पार्टीज़ एक ही फुटिंग पे बैठी हैं। इशू ये है कि यहाँ पे किसी को सियासी शऊर नहीं दिया जाता। बदकिस्मती है ये है हमारी कि हमारा सियासी शऊर बस इसी हद तक है कि जो फैसला या जो बात हमारे सियासी जमात को या हमारे लीडर को सपोर्ट करती है, या अगर वो करता है तो वो बिल्कुल जायज़ है। जो अदालत, यहाँ पे अदालतों के लिए भी ये इशू है, जो फैसला किसी एक फरीक के हक में आ जाता है तो वो इंसाफ पे मबनी है, और जो उसके अगेंस्ट आता है तो वो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमारे वोटर में, हमारे वर्कर में ये पार्टियाँ शऊर ख़त्म करके, यही कामयाबी, अगर शऊर एक पॉलिटिकल वर्कर को शऊर पैदा कर दिया जाएगा तो फिर वो पार्टीज़ अपनी मनमानी तो नहीं कर सकती। इसलिए पार्टीज़ ये चाहती हैं कि उनका कोई भी वर्कर बाशऊर हो ना। तो शऊर तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वोटर को दिया ही नहीं। हमें तो बताया जाता है शऊर अब आ चुका है। नहीं, हमें तो ये कहा जाता है कि अब जब से तब्दीली आई है शऊर आ गया है। नहीं, बदकिस्मती ये है कि शऊर हम समझते हैं क्या कि शऊर मेरा अब ये है कि जो बात मैंने कर दी है वो ठीक है, वो ठीक होता है। मैं इसी हवाले से दोबारा भी आपकी तरफ वापस आता हूँ। प्रोजेक्शन के हवाले से यही क्वेश्चन मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैडम, आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से कि जिस तरह जदून साहब ने कहा है
कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वोटर्स की बनती है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों, इलेक्शन कमीशन और बाकी निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए इसको इलेक्शन को शिफाफ बनाए? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी इदारे हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वोटर ये देखे कि कौन सा फैसला मेरे लिए अच्छा है। चॉइस तो उसने करनी है ना, मोहर तो उसने लगानी है। ऐसे ही अब मैं शोर शराबा करूँगी जाके पोलिंग स्टेशन पे अपनी वोट डाल के बाहर आके शोर शराबा, ये मुनासिब नहीं है। कैंडिडेट्स की बात है कि कोई भी है, कोई पीटीआई का है, कोई नून का है, किसी भी पार्टी से है, मेरा किसी से वो सवाल नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई कैंडिडेट्स 1 2 3 पहले सब्जेक्ट है कि आपने अच्छा माहौल रखना है, अच्छी ज़बान रखनी है, शौर लेके आए। किसी भी कैंडिडेट्स ने अपने इलाके, हल्के, गली मोहल्ले में आज तक शौर नहीं दिया। शौर ये दिया डंडा उठा लो मारो, फलां चीज़ को तोड़ डालो। शौर ये है कि 18 ईयर जो जिनको अभी उनको हक ही नहीं है वोट डालने का, वो डंडे उठाते हैं, पोस्टर जलाते हैं, शोर शराबा करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इस हवाले से इत्तफाक भी करूंगा कि जब हमने देखा कि 126 दिन का धरना हुआ इमरान खान साहब का, तो उस वक्त भी हमने देखा कि पीटीवी पर हमला हुआ और बाकी हमले हुए। और इसी तरह से जब इमरान खान साहब को अभी जब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अरेस्टमेंट वाला इशू हुआ, तो हमने देखा 9 मई वाक़या भी हुआ। इससे पहले हम देखते हैं बीबी शहीद के जब शहीद हुई है तो उस वक्त पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया गया, या इससे पहले नवाज शरीफ को जब सजाएँ हुई तो वो भी सारा कुछ हुआ। तो ये तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं इस हवाले से वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, एक ही पेज पर हैं कि जलाओ घेराव की सियासत की जा रही है। खुद हमने देखा शेख रशीद साहब को रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो टेलीफोन ऑन रिकॉर्ड तकरीर में जलसे में कह रहे थे कि जला दो, घेरा दो, हर चीज़ ख़त्म कर दो। तो ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं यूथ को, ऐसी जनरेशन को कि जिसको हमें सिखाना चाहिए, हमें इसको ट्रेन करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि आपने ऐसे ऐसे वोट डालना है, आपने चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, इनकी हिस्ट्री देखनी है, ना कि आपने सिर्फ वही बात मनवानी है जो आप समझते हैं। तो हमें इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लीडरान को कि वो अपनी तकारीर में इस ट्रेनिंग को, इस तहजीब को, इस तमद्दुन को, तमीज़ को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाएं? तो सबसे पहले शाह जी ये बात मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ और अपने बच्चों को भी कहती हूँ, अपने मुल्क मेरा मुल्क है, क्योंकि मैं एक बतौर मुल्क में एक नुमाइंदगी करने की हैसियत में नहीं कह रही, एक माँ और बहन, एक वकील होने की हैसियत से कह रही हूँ कि जो लीडरान, तमाम लीडरान में गलतियाँ हैं जितनी भी आपने दोहराई हैं ये सारी दुरुस्त है। और मेरी आंखों के सामने गिराव जला हुआ, जो गिराव जला हुआ, किसी की गाड़ी जली, किसी की दुकान लूटी, किसी का मकान गिरा, सड़क के ऊपर पोस्टर जलाए गए, किसी बंदों को, इवन के बंदे भी जले, इवन के बंदों के ऊपर गोलियां भी लगी। ऐसे ही है। उस दौर के जो निगरान हुकूमत थी, उस दौर के जो अदारे थे, उनका काम बनता था अगर मैंने गिराव जलाओ किया सपोज, तो मुझसे ये सारी मेरे ऊपर FIR होती। अब इमरान खान की बात आ गई, रिसेंटली जो 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान खान जब 126 दिन बैठे, उन्होंने भी यही कहा। शेख रशीद साहब जो कि छोटी सी अवामी पार्टी लेके चल रहे हैं, वो भी कहते हैं जला दो, साड़ दो, मार दो, तोड़ दो, फेंक दो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं शेख रशीद हूँ, पिंडी का मैं हीरो हूँ। वो मानते हैं भाईजान आप हीरो हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सब मेरे मुल्क के जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चों को कैसा मैसेज गया। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है किसी इमारत को गिरा दो, किसी पब्लिकली किसी को हटा दो, किसी के खिलाफ गाली दो? हमारे मैसेज ये वर्ल्ड सुन रही है। पाकिस्तान का मतलब ये है कि मैं डिफेंड कर रही हूँ, अगर मैं वोट डालने के लिए कैंडिडेट हूँ, बसीयत कैंडिडेट, बैसियत मुसलमान, बैसियत एक इंसान, मेरा फ़र्ज़ है कि दूसरों को प्रोटेक्शन दें और अच्छी बात दें और शऊर दें। बिल्कुल ठीक हो गया, ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए उनको। मैं आपकी बात को दोबारा पहले कंटिन्यू करूँगा कि हमारी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए कि इस वक्त हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ हमारी एक रफ्तार, हमारी दौड़ जारी है। तो हमें क्या समझते हैं, हमें ये नाली पकी करने की सियासत और झंडे लगाने की सियासत और बैनर्स लगाने की सियासत की बजाय हमें अपनी प्रोजेक्शन, अपनी वर्किंग, पास्ट वर्किंग एंड फ्यूचर टारगेट जिसे मंशूर कहते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम किस तरफ चल पड़े हैं, हमें हमारी ये ट्रेनिंग कैसे होगी, कौन करेगा हमारी ट्रेनिंग? बेसिकली एक बदकिस्मती है हमारी जो शुरू से चलता आ रहा है। हम सियासी शऊर देना जो है वो हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही। शुरू से आप देख लें मार्शल लॉ दौर में जैसे होता रहा कि सियासी जमातों पे, इवन के कॉलेज की जो यूनियन होती हैं, जो जिसे आप नर्सरी कहते हैं पॉलिटिक्स की, उनको बंद कर दिया जाता रहा। अब यह कि हमें मफलूज कर दिया गया। इससे पहले ये हुआ
कि हमें एक लीडर के पीछे लगा दिया गया, उन्हें पहले एक लीडर को हम हीरो बनाते हैं। बेसिकली हमें बदकिस्मती ये है कि हमें तकसीम करके हम पे रूल किया जा रहा है। हमें पहले मजहबी फ़िरक़ों में तकसीम किया गया, उसके बाद सियासी जमातों में तकसीम कर दिया गया। अब देखें कितनी बदकिस्मती है कि एक जमात वाला दूसरी जमात वाले को के कैंडिडेट को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको वोट नहीं देता। अब हम ये कहते हैं जी कि अगर खंबा खड़ा कर दिया जाए तो उसे भी वोट देंगे। अब ये सिर्फ निशान पार्टी का जो है वो हमारे सामने होना चाहिए, जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारा फेवरेट है। इसी का फायदा हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि वही जो पहले का कचरा था, पहले के लोग थे जो चले हुए कारतूस थे, उनको दूसरी पार्टी में लाया गया। दूसरी पार्टी में ला के फिर उस निशान पे उनको सिर्फ वोट मिला। उसे एक लीडर, जो भी उनका पसंदीदा लीडर होता था, उसको आगे लाते हैं और सारे जितने भी, जिसे इलेक्टिबल्स कहा जाता है, उन्हें चुन लिया जाता है और सारे ऐसे लोग चुन के फिर एक हुकूमत बनाई जाती है। जैसे लास्ट टाइम एक नारा बनाया गया कि जी ऊपर लीडर अच्छा हो तो नीचे बाकी मामला जो है वो लेके चलते हैं। थोड़े ऐसे के बाद हुआ कि उन्होंने कहा कि सारा कचरा है नीचे, तो ऊपर लीडर अकेला क्या करे। तो ये शऊर है, ये हमें पैदा किया जाता है। हमें बदकिस्मती ये है कि इख्तलाफ राय समझाना की को बर्दाश्त का हमें दर्स नहीं दिया जाता। हम बदकिस्मती ये है कि पिछले कुछ अरसे से जो हुआ वो ये जुल्म हुआ हमारी कौम के साथ। हमारी एक नस्ल को ये रियलाइज़ करा दिया गया कि जो आप कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इख्तलाफ राय करने वाला शख्स गद्दार है, और कोई भी शख्स आपकी राय से इख्तलाफ करेगा तो वो मुनाफिक होगा, वो गद्दार होगा, और वो आपकी पार्टी को और आपके मुल्क का दुश्मन है। तो जब तक हम किसी की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उस वक्त तक वोट, मैं सब दोस्तों से लॉजिकल जवाब नहीं देंगे। जी, मैं सब दोस्तों से ये कहूँगा, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, इस इलेक्शन की वजह से आप अपने पसंदीदा को वोट भी दें, उसकी सपोर्ट भी करें, लेकिन आपस में इख्तलाफात पैदा ना करें। अपनी राय, जैसे मेरा हक है कि मैं किसी को वोट दूं, इसी तरह दूसरे का भी हक है कि वो जिस मर्जी को वोट दें। मैंने अपनी राय का इजहार वोट के ज़रिए करना है, लेकिन मैंने अपनी राय को, मैं मशवरा तो किसी को दे सकता हूँ। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मशवरे को हम हुक्म का दर्जा देते हैं, कि मैंने अगर कह दिया कि आप फलां पार्टी को वोट दें, तो आप अगर नहीं दे रहे तो आप गद्दार हैं। तो ये है कि हमें ये फ़र्क करना होगा कि मशवरे में, ज़ाती राय में और हुक्म में फ़र्क होता है। तो लाजमी नहीं कि जो मैं सही समझता हूँ वो दूसरे के मुताबिक भी सही हो। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हमें सियासी शोर किसी सूरत में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो माहौल बन चुका है, दो किस्म का माहौल है। हम देखते हैं कि जब हम सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो पीटीआई के फॉलोअर्स इस वक्त हम देखते हैं ज़्यादा है, क्योंकि मेन पार्टियाँ इस वक्त यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सिंध तक किसी हद तक महदूद हो चुकी है, लेकिन इस टाइम माहौल जो बन चुका है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। आपकी ज़ाती राय, आपके अंदाजे, आपका सर्वे, आपका एक, आप चूँकि एनालिस्ट भी हैं, आप लॉयर भी हैं, आप किसी और एंगल से इन चीज़ों को देख रही हैं, तो दो सवाल आपसे एक ही टाइम में पूछना चाहूँगा, वो आप न्यूट्रल वे में अगर आप बता सकें कि पॉसिबिलिटी क्या है और होना क्या चाहिए, कि मैदान कौन मारेगा। जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने 2018 के इलेक्शन में देखें कि अक्सरियत किसी और पार्टी की थी, और लेकिन रिजल्ट जो है आया, वोट निकले वो किसी और पार्टी के निकले, हुकूमत किसी और पार्टी ने बनाई। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आपने देखा हनीफ अब्बासी साहब को अरेस्ट करा दिया गया, बाकी बहुत सारे लोगों पे, जहाँ पे देखा गया जिस वार्ड में कोई कैंडिडेट मजबूत है, उसको गिरा के उसको किसी तरह से, जैसे आज वही रिपीट हो रही हैं, वही सारी चीज़ें आज रिपीट हो रही हैं। जहाँ पे देखा जाता है कि वार्ड में कोई कैंडिडेट किसी और पार्टी का, मसलन पीटीआई का कोई कैंडिडेट अगर मजबूत है, तो वहाँ से उसे किसी ना किसी तरह हटा दिया जाता है, और यहाँ पे ग्राउंड में बाकी सबको पकड़ के बांध के एक पार्टी को आगे कर दिया गया हुआ है। और वहाँ पे जो रिज़ल्ट नज़र आता है, बेशक वोट डलेंगे, लेकिन वोट इतने स्कैटर्ड कर दिए गए हैं कि उसमें मुझे तो नज़र ये आता है जी कि ये जो अभी एक खान साहब, एक चीज़ है कि एक तरफ बात की जाती है कि खान साहब को जब सज़ा हुई है तो वो मज़ीद हीरो बन गया या सिंपैथीज़ उनकी तरफ चलेगी, दूसरी तरफ बात की जाती है वो रिहा होंगे तो रिज़ल्ट उनका और होगा, या उनकी कैंपेन और होगी, उनकी विनिंग चांसेस ज़्यादा होंगे। मुझे ये बताएं, उनके रिहा होने की क्या, उन्होंने जो 4 साल 3 साल वर्क किया, वो काम बोलता है इंसान का, जैसे भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर वो वर्क उनका बोल रहा है, उनके सिंपैथीज़ उनके साथ हैं, तो उनका रिहा होना ज़रूरी है, या अगर आप जिस तरह भी आपने कहा कि बांध दिया जाता है तो बांध देने से फ़र्क पड़ता है? आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा हमें। वो बैकग्राउंड ये है कि निशान क्यों लिया गया, इसमें लीगल इशू क्या था। निशान अगर ना लिया जाता तो कोई भी शख्स जीतने के बाद किसी दीगर शख्स को वोट, दीगर पार्टी को वोट नहीं दे सकता था। वो जिस वार्ड से वो अपनी पार्टी से बाहर जाएंगे तो वो कानून की जद में आ जाएंगे और उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी।
अब इस वजह से लिया गया कि यहाँ से जो मजबूत पार्टी लोग ही हैं, नहीं है। यस, जो मजबूत लोग हैं वो वहाँ से जीतेंगे और उसके बाद जिस साइड पे उन्हें लेके जाना चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट, वो साइड पे एक पार्टी बनाएंगे और मेरे खुद ख्याल भी में जाना चाहेंगे, वो जिस हवाले से जाना मखलूत चाहेंगे। हुकूमत बनेगी और एक खरीदारी का एक माहौल बनेगा। और उसके बाद वो जैसे लास्ट टाइम होता रहा कि जो भी आया जहाज में बिठा के लोगों को लाया जाता रहा और जीतने के अच्छा, बाद यहाँ एक वो सवाल आज़ाद और है कि भारत हमने में माजी दब से जाएंगे। सीखा, अगर अभी रिसेंट इलेक्शन से भी सीखा, अगर अक्सरियत किसी एक पार्टी की आ जाए जी, तो उसका भी नुकसान नहीं होता। मखलूत हुकूमत को तो ये फायदा होता है कि कम से कम एक दूसरे की मफादात का एहतराम किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स का या हालात वाक़यात का एहतराम के बवजह मजबूरी। जब अक्सरियत होती है तो फिर तो वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि हमने सीखा। मैं तो, मेरी राय ये है कि बदकिस्मती से हमने कुछ भी नहीं सीखा और हमने, और ना सीखने की वजह से ये बातें रिपीट हो रही हैं। अब भी होगा क्या कि यहाँ पे कोई साइड वो अक्सरियत नहीं ले पाएगी, लेकिन होता ये है कि अब बांट के खाने के चक्कर में होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, उन्हें पता है कि 10 को उठा के दूसरी साइड पर रख दिया गया, हुकूमत चली जाएगी। उस सूरत में ये होता है कि आपने 5 साल के बाद अगर अक्सरियत किसी पार्टी को मिल जाती है तो आपके पास 5 ही साल है ना, उससे ज़्यादा का अरसा तो है ही नहीं। 5 साल में अगर डिलीवर वो पार्टी नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टी को लोग इलेक्ट करेंगे। लेकिन अक्सरियत दी इसलिए नहीं जाती कि अक्सरियत मिल जाए तो फिर पार्टी मनमानी करती है, वो बात मानती नहीं, इसलिए फिर वो मखलूत हुकूमत बना दी जाती है, कमज़ोर हुकूमत, कि उनसे मुतालबात मनवा के किसी भी स्टेज पे जहाँ पे वो उनके मुताबिक नहीं चल रही, उस वक्त उस हुकूमत को गिराया जा सकता है। तो इसलिए जहाँ पे फ़ायदा है, मैं तो ये कहूँगा कि जिसका जितना हक बनता है, जो जितने वोट स्कोर कर सकता है, आपसे उसको बात करके मिलने बड़ा चाहिए। मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मुझे अब भी स्टिल है, बहुत सख्त कन्फ्यूजन है कि इस वक्त हमारे मुल्क को चलाने के लिए अगर कहा जाता है कि इदारे चला रहे हैं, तो क्या इदारे हमारे ही मुल्क के ख़िलाफ़ हैं? किसके इदारे हैं? अगर कहा जाता है सियासी जमातें चला रही हैं, तो क्या सियासी जमातें कोई ऐसा फ़ैसला लेंगी जो हमारे ही ख़िलाफ़ होंगे? हालांकि कोर्ट्स में फ़ैसले आ रहे हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन दिए, व्हाटएवर। अगर इदारे चला रही हैं तो हमारे मुल्क की प्रोग्रेस क्या है? अगर सियासी जमातें चला रही हैं तो फिर हमारी मुल्क की अदालतों के फ़ैसले क्या हैं? तो चला कौन रहा है, चलाना किसको चाहिए, ये हो क्या रहा है? बस यही बदकिस्मती है हमारी, जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस है। ये बात बेसिकली ये है कि हम सियासी जमातों को किसी एक, अगर बंदे की कोई एक लीडर की जमात है, उस लीडर को आप किसी भी जमात से, एक आध जमात के अलावा मैं कह रहा हूँ कि उस लीडर को माइनस कर देंगे आप, तो फिर वो जमात ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा है ही कोई नहीं ना, बदकिस्मती ये है। और उसमें यह है कि हर हमारा लीडर ये कहता है कि मुझे इक़्तिदार दे दें और बाकी मुल्क पूरा जाए जहन्नुम में। हर एक कहता है जी कि आप, जैसे आपने देखा कि अभी माजी करीब में ये उन्होंने कहा जी आप लाइफ टाइम के लिए चीफ बन जाएं, हमें सिर्फ वज़ीर आज़म रहने दें। यहाँ पे जिसको वज़ीर आज़म बनाते हैं वो गुन गाता है, और जिसको हटा देते हैं इक़्तिदार से, हमारी जमहूरियत, हमारे हक़ाइक़ उस वक्त जागते हैं जिस वक्त हमें इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है। हमारी जमहूरियत इक़्तिदार में आने के बाद वो सारी वही करती है जो यही चीज़ है। बिल्कुल खूबसूरत बात की है। यहीं पे मैं एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जो अभी दोबारा इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, वो करवा भी रही हैं, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जिस तरह से बार बार तब्दीली के नाम पर ये एक शोर मचाया गया कि मोरूसी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, बाकी पार्टीज़ हैं उनकी औलादें मोरूसी निज़ाम के तहत आ रही हैं, लेकिन बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि इनका मोरूसी निज़ाम नहीं चल पाएगा क्योंकि इनके सिलसिले अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो मेजर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं जो बाकी पार्टीज़ करती आई हैं, उनकी शायद सामने उस तरह से खुल के नहीं, इनकी खुल के भी सामने आ गई। तो फिर ये भी वही चाहते हैं कि क्या मेरा मोरूसी निज़ाम या मेरी जिसे कहते हैं अजारादारी है वो कायम रहे और कायम रहनी चाहिए। मतलब इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अभी आपने जिस तरह से बात की है कि जिसको लीडर बना दिया जाता है वो कहता है मैं ताहयात मुझे लीडर बना दिया जाए, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में ये बेज़ाब्तगी हुई है? पहले तो देखना पड़ेगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते क्यों नहीं होते। इसलिए नहीं कि डिक्टेटरशिप है पार्टीज के अंदर। सपोज अगर चेयरमैन के लिए एक आता है, लीडर आता है, वो खुद चेयरमैन तो बन जाएगा लेकिन वो बाकी अपनी टीम को नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि हर पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा, यानी हर पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं ऐसे कैंडिडेट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट या बाकी ओहदों के लिए 10-10 कैंडिडेट आ जाएंगे।
अब उसमें से जो कैंडिडेट आएंगे, जब पार्टी के अंदर जमहूरियत आ जाएगी तो कौन लीडर रहने देगा इनमें से किसी को भी। होता यही है कि इसमें उसमें भी सिलेक्शन होती तो है। ऐसे लोग जो खुद अपनी पार्टी के अंदर अपनी जात के ऊपर जमहूरियत नाफिज नहीं कर सकते, वो हमारे मुल्क में जमहूरियत नाफिज करने चले हैं, तो कैसे ये अवाम उन पर एतबार करे? अवाम का इशू, सबसे बड़ा इशू ही अवाम का है कि आप देख लें कि कोई भी किसी सियासी जमात के वर्कर को ये एतराज़ नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। सबको एतराज़ है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि ये जमहूरियत हमारी पार्टी के अंदर सब के सब जो हैं वो अंदर से सबको पता है कि मैं सिर्फ कुछ एक बात करना चाहूँगा। हमारा सियासी शोर ये है कि हम जिस लीडर को पसंद करते हैं उसकी खामियां नहीं देखते, और हमारी सियासी जमातों की तबाही की वजह भी ये है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं, अगर सियासी कारकुन वहाँ पे कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं अपनी ही तो पार्टी ये से ऐसा कभी ना हो कि वो जुल्म करते रहें। अपने ही होता ये कि कारकुन हमें हमारा जितना सियासी वर्कर है वो एक आंख से देखता है, उसे वही बात में हैरत होती है सुन के। बड़े बड़े स्कॉलर आप बिल्कुल देखें कि एक ही बात अपनी पार्टी का जो करेगा वो कहेगा जी क्या ये बहुत आला बात है, लेकिन वही पार्ट दूसरा जुर्म करेगा तो वो उसका जुर्म बन जाएगा। जैसे अभी फैसले आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट्स के फैसले, बिल्कुल इसकी जिंदा मिसाल है। मैं वापस अभी आपको बताता हूँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की इजाज़त मिल गई है। आप क्या समझते हैं अब दोबारा से पीटीआई अपनी गलती रिपीट करेगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में वही चीज़ें गलती करेगी और दोबारा से चेयरमैन उन्हीं को बनाया जाएगा, या फिर मेरिट पे करके ये बताने की कोशिश करेगी कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं? क्या हालात नज़र आ रहे हैं? पहले तो चेयरमैन साहब की डिसीजन जो है, देखिए अंदर जेल के अंदर भी वही शोर शराबा है और बाहर भी सड़कों के ऊपर भी वही शोर शराबा है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई अच्छा फैसला आएगा, कतई नहीं। क्यों? जो अच्छा फैसला किसको कहते हैं? अच्छा फैसला ये कहते हैं कि इनमें सेंस ही नहीं है। नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दोबारा से वही चीजें जिस तरह पहले बेज़ाब्ती हुई है, दोबारा से मतलब ये तयशुदा के से चेयरमैन साहब को ही वोटिंग होगी, एज इट वही उन्होंने रिपीट करना है, कोई नई चेंजिंग नहीं आनी है। एक हाँ मारो तोड़ो जलाओ ये फैसला नहीं, ये फैसला नहीं। देखिए जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए थे, पहली प्रीवियस जो भी गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ आए थे तो हम अच्छे थे, क्यों कि उनके खिलाफ हैं। जब हमारे खिलाफ आए तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हर पार्टी को अपने दौर की गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर पार्टी को अपने दौर की गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और शौर ये देना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स अभी वाले हैं, 4 इयर्स लगा के गई है ना पीटीआई, 4 इयर्स के अंदर देखें किसी भी कॉलेज को उठा के देख लें, 100 स्टूडेंट में ना 20 स्टूडेंट जो होंगे वो बच्चे होंगे, बाकी आइस ड्रग। और मैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ, किसी ने भी आज तक वो नोटिस लिया नहीं। नौजवान नस्ल बीमारी के उस दुराहे पे पहुंच गई है, खाली एक झंडा लेके इसको मार दो उसको तोड़ दो, इस जज ने फैसला नहीं दिया, चीफ जस्टिस ने नहीं दिया, फलां ने दिया, फलां ने नहीं दिया, फौज खिलाफ, आर्मी फलां खिलाफ, पुलिस खिलाफ, फलां खिलाफ। ये किसने मैसेज दिया? जनाब पीटीआई के चेयरमैन साहब ने। आप भी बदलें, हम भी बदलें अपने डिसिप्लिन को। हाँ हम चाहते हैं मजबूत हो, लेकिन उनका तो कहना है कि गलत को कहना, गलत कहना हमने सिखाया है। नहीं सर, गलत को गलत कहा कोई नहीं करता था, खामोशी इख्तियार होती थी या पर उसके ऊपर पर्दा और पानी डाला जाता था। उन्होंने ये कहा है कि गलत सिर्फ वो है जो दूसरे कर रहे हैं, हम जो गलत कर रहे हैं वो गलत नहीं है। सर इस बात में मेरा इख्तिलाफात दोनों हजरात से है। पहला मैसेज तो ये है, अगर पीटीआई ये कह देती कि फलां चीज को दुरुस्त करना है, इस दुरुस्ती में आपको शौर में रहना है और आपने डिसिप्लिन में रहना है, तो फिर तो दुरुस्त बात थी। उन्होंने कहा सोटी उठा लो, डंडा उठा लो, हमने जबान भी चलानी है, हमने डंडे भी मारने हैं। ये रूल रेगुलेशन नहीं है, कानून आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमन का मैसेज। कुछ लोगों ने जरूर कहा होगा, लेकिन खान साहब ने कभी अपनी तकरीर में खुद डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, ना कहने का। खान साहब ने 126 दिनों की जो मैसेज दिए हैं, लेकिन उसमें कभी ये नहीं कहा था कि डंडा चलाएं और मारें और मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। उसका कुछ बोला गलत निकाला गया होगा जरूर। सर देखिए कि चेयरमैन बंद कमरे में मुझे मैसेज दे रहे हैं, किसी और को भी मैसेज दे रहे हैं, वो आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो रोका क्यों नहीं गया? खान साहब के साथ जो बंदे थे ऊपर वज़ीर आज़म है, ये तो र्यूमर्स भी हो सकती हैं, किसने क्या मैसेज उन्होंने दिया है, क्या पता उनका नाम लेके मैसेज इस्तेमाल किया गया हो। ये रिकॉर्ड पे तो ख्याल मुश्किल ही है। उन्होंने सिर्फ कहा था ओए आईजी, बस बाकी बात नहीं। देखिए कोर्ट में जाके अगर कहते हैं ओए बीबी गलत हुआ है, ये भी जज के खिलाफ। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जदू साहब, दोबारा से लीगल एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के ट्रायल जो कोर्ट के फैसले आए हैं उसके बाद फौरी तौर पे वो अपील में जा चुके हैं, आपको लगता है कि खान साहब इलेक्शन से पहले आपको इलेक्शन पर एक ज़मानत पर रिहा हो सकेंगे? हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है यहाँ किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है।
तो इसमें लीगल गुंजाइश क्या मुझे जी लीगली गुंजाइश तो यहाँ पे मौजूद है ना जी। हम जहाँ बदकिस्मती Suspension ये के कितने chances नहीं हैं? बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आम आदमी के लिए एक अलग कानून है और खवास के लिए अलग कानून है। वही अदालतें जो आम आदमी की 2-2, 3-3 साल तक अपील नहीं लगाती, 5-5 साल तक यहाँ अपीलें नहीं लगती। नहीं, हम सस्पेंशन डेली तो देखते फौरी तौर पे लग जाती है ना, सस्पेंशन के जी, जो इस लेकिन टाइम सस्पेंशन मेजर में भी पनिशमेंट होता हुई क्या है। कि जिन आम आदमियों को तो मैंने ये देखा सस्पेंशन में होता है तो वो कहते हैं अपील फिक्स कर देंगे जी, फिर डेट पड़ जाती है और पड़ती रहती है डेट। यहाँ पे ये होता है कि मैनेज्ड हैं, बदकिस्मती से मैं सॉरी टू से कि मैनेज्ड हैं, कौन सा केस लगना है, कौन सी एप्लीकेशन पिटीशन लगनी है और कौन सी नहीं हालात क्या लगनी बता रहे हैं, केस लगेगा और पॉसिबिलिटी है। ये तो है कि अब काजी फायज ईसा साहब ने ये एक मैकेनिज्म वो तैयार कर रहे हैं कि पिटीशंस कैसे लगेंगी ताकि मेरिट पे हो सके सिलसिला। लेकिन ये क्योंकि अर्जेंट नेचर के केसेस होते हैं, यहाँ पे किसी लम्हे अंदर डील होती है और किसी लम्हे जहाज़ आ जाता है, कोई किसी को लेके उड़ जाता है और किसी लम्हे वो जहाज़ से वापस भी आ जाते हैं, तो ये सारे मामलात होते हैं। इसलिए मैं इसमें कोई इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ। हाँ, अगर फिक्स होगी तो फिर मेरिट पे देखा जाएगा, फिर मेरिट पे जो हो गए सर्कमस्टांसेस उस वक्त केस देख के फैसला किया जा सकता है। केस में अदरवाइज भी ये है कि जो 7 साल से कम केसेस होते हैं उनमें तो बेल एज ए मेरिट 426 में लगा के वो कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए 10 साल से ज़्यादा सजा रहती है, वहाँ पे जो इसको देखा जाए और उस अदरवाइज इसके जो पीरियड है उसको देख के डिसाइड किया जाएगा। आप कहते हैं लीगली और कस्टमरी जो पोजीशन है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि फौरी तौर पे किया जाए। लेकिन मैंने बताया ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कुछ है भी हो सकता है। 426 के मुताबिक वो कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी, कोर्ट का डिसीजन तो सब जुडिस से जारी बात है। कोर्ट के डिसीजन को तो हम पहले से बता नहीं सकते, हमारे मुल्क में कोर्ट ने होता अपने है, तरीके से देखना है। हमारे मुल्क में हाँ, होता कोर्ट ने अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स को भी देखना है और पॉसिबिलिटी है आपसे। कोर्ट खोल सकती है ना 12 बजे। वो एक वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो आपकी केस टू जाती केस रही है, वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, अगर खान साहब की जमानत हो जाती है इलेक्शन से पहले तो आप क्या समझ रहे हैं, पलड़ा भारी हो सकता है इस टाइम इलेक्शंस का? फिर डेफिनेटली खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ठीक हो गया, आपकी भी नहीं, मेरी ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी। खान साहब उसी वक्त वज़ीर आज़म बनेंगे जिस वक्त वो अंपायर की उंगली का इंतजार करेंगे। अगर अंपायर उंगली उठाएगा तो वो बनेंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे वज़ीर आज़म। अभी अंपायर की उंगली जो है वो किसी और तरफ उठी हुई है। ठीक हो गया, आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिटेल से डिस्कशन हुई है, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई है इस हवाले से कि इदारों की जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं इलेक्शंस के हवाले से और इस वक्त हमारी कोर्ट्स क्या कर रही हैं और इस वक्त हमें सियासी शऊर दिया गया है या नहीं दिया गया और दिया जाना चाहिए तो कैसे देना चाहिए। इसके साथ साथ बात हुई है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इदारों को अपना क्या किरदार अदा होना चाहिए। एक मैसेज मैं आज ख़ुद भी देना चाहूँगा इस हवाले से कि इख्तिलाफ़ राय की बात की है जदून साहब ने भी जिस तरीके से। इख्तिलाफ़ राय क्या होता है? इख्तिलाफ़ राय वो होता है कि अगर आप एक सवाल करते हैं अपनी मुखालिफ सियासी जमात से या उसके सपोर्टर से कि ये आपने गलत किया है, तो आप में ये जुर्रत होनी चाहिए कि अगर वही गलती आपके किसी सपोर्टर या आपकी किसी पार्टी ने की है तो आप उससे भी वही सवाल कर सकें कि आपने ये गलती की और हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, ना कि हम अपनी पार्टी का जब सवाल किया जाए तो हम कहें उसने सही किया और दूसरी पार्टी ने गलत किया है। यानी हम जब किसी से पूछते हैं कि आपने ये गलत क्यों किया है तो जवाब आता है कि आपने भी तो गलत किया था, इसलिए हमें लाइसेंस मिल गया कि हम ये गलत कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी बैड इम्पैक्ट। अगर यही सियासी शऊर है तो मेरा ख्याल है यही हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।